बहुत ही शुभ दिन होते हैं और एक अवसर आपके पास आता है कि यदि आपको इस सपना पूरा करना है तो आप इन दिनों में तो जरूर कर सकते हैं। चाहे नवरात्रों में घर लें या आगे, बहुत जरूरी है कि आपकी मेहनत का पैसा है, आप सजग रहें ताकि बिल्डर और आपके बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा रिश्ता हो। ऐसे में कंपटीशन लॉ की जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। क्या कहता है कंपटीशन लॉ जब रियल एस्टेट सेक्टर की बात होती है? इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए इस समय गुड इवनिंग इंडिया में स्वागत करना चाहेंगे दो खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं श्री धनेंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनेंद्र जी फॉर्मर चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे राहुल सरीन जी का। राहुल जी फॉर्मर मेंबर हैं कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के, आपका भी स्वागत है। धनेंद्र जी, नवरात्रों के मौसम में आपको लगता है एक बहुत शुभ अवसर है कि मकान खरीदें, लेकिन साथ में अवेयर भी रहना होगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी लाखों करोड़ों श्रोताओं को दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत शुभ अवसर है जिसमें कि शक्ति, समृद्धि, शुद्धि, समर्पण, बहुत सारी चीजों की हम बात करते हैं। इत्तेफाक से ये वर्ल्ड हार्ट डे भी है आज, तो ये जरूरी है कि हम ये सारे पावन भाव हृदय में साकार करें, हम निहित करें अंदर। लेकिन इस मौके पर जो बात आपने कही ये बहुत जरूरी है। इन दिनों में खास तौर से मकानों की, जमीनों की, इनकी खरीदारी और बिक्री काफी बढ़ जाती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी हार्ड अर्न मनी, चाहे वो छोटा सा उसको फ्लैट चाहिए, बड़ा चाहिए, कि वो सही जगह लगे और उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। आमतौर से देखा गया है कि ये कई बार शुरू में जब ये बुक कराए जाते हैं, जो उम्मीद होती है बाद में वो पूरी नहीं होती। आपने बुक कराया 1200 फीट का फ्लैट बुक कराया, जब तक बनके तैयार हुआ तो पता लगा कि जी वो तो सुपर एरिया था, कारपेट एरिया तो आपको 800 फीट ही मिलने वाला है। या अगर देर हो गई तो आपके ऊपर 18% के हिसाब से पेनल्टी लग रही है, और अगर उनकी तरफ से देर हो रही है तो कोई खास आपको मुश्किल से 5 रुपए स्क्वायर फीट का मिल गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो एग्रीमेंट में भी पहले शायद आपको एक्सप्लेन भी नहीं की गई। तो लिहाजा जब आप कोई भी फ्लैट लें, कुछ भी मकान लेने की बात सोचें, तो जरूरी है कि आप जो भी, एक तो उसकी रेपुटेशन देख लें बिल्डर की, ये देख लें क्या उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है जो बनाने का, जो कर रहा है वो, और जो एग्रीमेंट आपके साथ कर रहा है वो एग्रीमेंट की शर्तों को पढ़ लें। आमतौर से हम बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं, और ये देखने के बाद में जब उसकी प्रोग्रेस हो उसके ऊपर भी निगाह रखें। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना पढ़े दस्तखत करने की जो आदत कभी कभी हमारे में होती है, राहुल जी, हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बताइए किन मुद्दों को लेकर बिल्डर और जो घर खरीद रहा है उनमें झगड़ा हो सकता है? ये आप देखें कि कंपटीशन लॉ का दायरा क्या है। कंपटीशन लॉ का दायरा ये है कि किस तरीके से कंपटीशन को प्रमोट किया जाए और किस तरीके से कंपटीशन को सस्टेन किया जाए मार्केट में। लॉ, कंपटीशन लॉ सिर्फ यही चीज देखता है, ये कौन सी कंडीशन कैसी लगाई जाए, इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये दायरा कंपटीशन लॉ का नहीं है। और सीसीआई भी इस तरह के सवालों को उसका कोई कार्यान्वयन नहीं देखता है। यानी बाजार में हेल्दी कंपटीशन हो, ये सीसीआई का मकसद है। कंपटीशन लॉ का मतलब ही यही है। एक और उद्देश्य कंपटीशन लॉ का यह भी है कि जहां बाजार में जो जितने भी कंपनियां कार्यरत हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस न लाए जिससे कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उस तरह की प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पहले जो एक्ट था वो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, उसमें किसी रेगुलेटर को या कमीशन को ये अधिकार नहीं था और ये पावर नहीं था कि वो फाइन कर सके। ये कंपटीशन लॉ में फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन को पेनल्टी पास करने का अधिकार दिया गया है। जी, तो पेनल्टी का जो ये बहुत एक बड़ा लैंडमार्क केस आया था, इस पर भी हम जानेंगे। लेकिन धनेंद्र जी थोड़ा और बताइए। ये तो हमने जाना कि कंपटीशन लॉ का जो दायरा है वो बाजार में हेल्दी कंपटीशन लाने का है, लेकिन जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, इंश्योरेंस के लिए IRDA है, इन्वेस्टमेंट के लिए सेबी हुआ, या फिर टेलीकॉम के सेक्टर में ट्राई है,
तो अगर रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी रियल एस्टेट सेक्टर जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई रेगुलेटर नहीं है। इसमें जहां एक तरफ जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बेइंतहा मुश्किलात हैं, बहुत दिक्कतें हैं, दूसरी तरफ जो डेवलपर्स हैं उनकी भी बहुत कठिनाई हैं। जहां तक कंज्यूमर्स हैं, जैसा आपने कहा, उनकी बहुत सारी कठिनाई हैं, कुछ मैंने गिनाई, कुछ और भी हैं। कंपटीशन एक्ट में जो, जैसे कि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने जिक्र किया था, वो सेक्शन 3 एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की बात होती है, सेक्शन 4 एब्यूज ऑफ डोमिनेंस की बात होती है। सिर्फ उन्हीं हालात के अंदर वो कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा। तो वो उसमें अभी तक कुछ मामलों में कार्रवाई हुई है और अच्छी कार्रवाई हुई है, जो बाद में अपीलेट स्टेज में भी कुछ हद तक वो रही हैं और अभी चल रही हैं, और आशा की जाती है कि उनसे इस क्षेत्र को रेगुलेट करने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपर्स हैं उनकी भी दिक्कतें हैं। वो उनको क्लियरेंस लेने में बहुत समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। एक अप्रूवल खत्म हुई और दूसरी मिली तो पहली खत्म हो गई, ऐसे चलता रहता है सांप सीढ़ी का खेल। और जितनी डिले होती है उस डिले की कॉस्ट भी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के ऊपर ही डाल दी जाती है। तो हमको एक बैलेंस तरीके से चलना है कि इनकी दिक्कतों को भी सुलझाया जाए और डेवलपर्स की दिक्कतों को भी सुलझाया जाए, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें मैं एक अध्यक्ष मुझे लगाया था कि उनकी दिक्कतों को सुनकर भी स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर्स किया जाए। जब कभी रेगुलेटर इसमें बन जाएगा, जो कि बनने की जल्दी आशा है, तो बहुत सारी दिक्कतें उनसे सुलझने की आशा। लेकिन जब तक रेगुलेटर नहीं है, आपको लगता है राहुल जी कहीं ना कहीं सीसीआई डी फैक्टो रेगुलेटर बन गया है, खासतौर पे जो लैंडमार्क केस का जिक्र किया? जी, ऐसा लोगों को असल में यही परसेप्शन आज की डेट में लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। सीसीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था अपने आदेश में भी कि जहां तक हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार से जो अप्रूवल्स मिले या नहीं मिले या विलंब हुआ, उस तरह के एक्शन में सीसीआई कुछ कर नहीं सकता। दूसरी तरफ सीसीआई के आदेश में ये भी कहा गया था विशिष्ट रूप से कि कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट है, कंज्यूमर्स का जो एक्शन है, वो सीसीआई उस रोल पे कोई आदेश नहीं पारित कर सकता। लेकिन फिर भी सीसीआई ने अपने दायरे से जाके बाहर इसलिए ये कदम उठाया कि अग्रीमेंट्स जो साइन हुई थी उसमें जो वन साइडेड कंडीशंस थी उनको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, और मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने एक मॉडल कंडीशंस भी बनाई हैं। ये कानूनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये लागू हो सकती हैं या सीसीआई कर सकता है ऐसा है या नहीं, लेकिन एक तरफ इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक मॉडल टर्म्स एंड कंडीशंस सामने आ गई हैं। अब भविष्य में और बिल्डर्स जो ये कार्य कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे और ये चाहेंगे कि अब जो वन साइडेड कंडीशंस जो लगाई जाती थी उसका जमाना अब चला गया। जी, यानी लेकिन मैं एक चीज आपसे जरा सा क्षमा कहना चाहूंगा कि सीसीआई इस मामले में अपने दायरे से बाहर शायद नहीं गई थी। सीसीआई को अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कहा था कि एक स्टैंडर्ड टर्म्स, मॉडल टर्म्स एक इवॉल्व की जाए, तो सीसीआई ने उसकी अनुपालना में सभी पक्षों को सुनने के बाद ये एक मॉडल टर्म्स बनाई थी और मॉडल टर्म्स बनाने के बाद में भेज दी गई थी। अब वो मॉडल टर्म्स, ये सही बात है कि मॉडल टर्म्स एक पर्टिकुलर केस के लिए थी, अभी पूरे क्षेत्र में लागू ना तो हुई है ना हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उसके ऊपर कोई निर्देश पारित करता है तो पूरे सेक्टर में भी लागू हो सकती हैं। उसमें यही बात ध्यान में रखी गई है कि जो एग्रीमेंट हो दोनों पक्षों के लिए इक्विटेबल हो। जो चीज डेवलपर के लिए लागू है वही चीज कंज्यूमर के लिए भी लागू हो और वाइस वर्सा। अगर वो 18% उसके ऊपर लग रहा है तो उसके ऊपर भी 18% लगे। डिले के ऊपर जितनी जिम्मेदारी उसकी है उतनी भी जिम्मेदारी उसकी हो। एक मिरर एग्रीमेंट हो। वैसे भी मैं आपको कानूनी एक नुक्ता इधर से अर्ज करना चाहूंगा। एक कानून में टर्म होती है कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम, इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टी एग्जीक्यूट करने के लिए बनाती है ड्राफ्ट वो ज्यादा शक्तिशाली है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है
कि वो एग्रीमेंट जो हो वो इक्विटेबल हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, वरना जो उसका प्रिजम्पशन होगा वो उसके खिलाफ जाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। जी, रियल एस्टेट सेक्टर पे आज हम फोकस कर रहे हैं और उससे जुड़े कंपटीशन लॉ के दायरे पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल सरीन जी हैं, धनेंद्र कुमार जी हैं। राहुल जी, थोड़ा बताइए, इस केस के बारे में जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट की इतनी बड़ी कंपनी, उस पे सीसीआई 630 करोड़ की पेनल्टी लगाती है, तो ऐसे पहले कभी इतिहास में हमने देखा नहीं। कॉम्पैक्ट ने ये डिसीजन अपहोल्ड किया। फिलहाल स्टेटस क्या है अब इस केस का? जी, डीएलएफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वो उस अपील में ये भी चाहा था उन्होंने कि एक स्टे, एड इंटरिम स्टे हो जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपको 630 करोड़ का पेनल्टी लगा है उसको आप 50 करोड़ तो पहले 2 सप्ताह में दें और बाकी 3 महीने या कुछ समय उन्होंने और दिया है। लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अभी इसकी इंटरिम एप्लीकेशन ही पे निर्णय हुआ है, अब डिसाइड किया पर ये सीसीआई लेकिन ये बहरहाल ये तय है कि डीएलएफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा धनेंद्र जी इससे पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में? क्या देखते हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की वरिष्ठतम न्यायिक संस्था है और सारे देश का सब लोगों का उस पर पूर्ण विश्वास है। तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो पूरे देश में लागू होगा। और ये जो केस है, इस केस में जो भी निर्णय वो लेंगे, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो जो भी सिद्धांत नियत करेंगे उन सिद्धांतों का इन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। जी, लेकिन अगर इफ आई कैन प्ले द एडवोकेट फ्रॉम द अदर साइड, वो कहते हैं जी पेनल्टी बड़ी एक्सेसिव थी, आपके बेसिस क्या थे, और अगर आपने अमाउंट भी लेना था तो पूरे देश भर के टर्नओवर पे क्यों, सिर्फ जो आपत्तिजनक जिस पे सवालिया निशान लगा है उन्हीं प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए था। ये ऐसा नहीं है।